ये बेटा अपन कह रहे कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m है। ये बेटा v स्पीड से इधर जा रहा है, ये v/2 से बेटा इधर जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है, और हमें कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सपांशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सपांशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपांशन क्या होगा वो अपनी को फाइंड द मैक्सिमम एक्सपांशन इन द स्प्रिंग। यस, देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अभी अपन कह रहे म्यू की वैल्यू कितना है, तो म्यू बेटा रिड्यूस मास है, m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m होगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2m/3 बेटा, ये रिड्यूस मास है। अगर हम v रिलेटिव की बात करें तो वो होगा v माइनस ऑफ माइनस v/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3v/2 के इक्वल होगा। अभी अपने को फाइंड करना है, तो इसको बेटा आपने लिखा हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ये बेटा 2m/3 इंटू 3v/2 का होल स्क्वायर होगा। मिस इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ से हाफ बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया बेटा 3/2 m अपॉन के v स्क्वायर, मिस यहाँ से x मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल्स टू v अंडर रूट 3m अपॉन 2k के इक्वल होगा। x मैक्सिमम v अंडर रूट 3m अपॉन 2k के इक्वल होगा। इसमें बेटा हम स्टेप फॉलो करेंगे और उन स्टेप को अपने को याद रखना है। स्टेप वन में अपन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे ACM तक। ACM क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे। स्टेप 2 ये जैसे अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठे और फिर अपन दोनों की स्टडी करेंगे। ये जैसे सेंटर ऑफ मास प्लेन है, ब्लॉक ऑफ मास m1 है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ऑफ मास m2 है, पूरा फ्रेम ACM से मोशन कर रहा है, और हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपन कह रहे कि सूडो फोर्स m1 इंटू ACM इधर लगेगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स F इधर था, इस पर सूडो फोर्स इधर लगेगा m2 इंटू ACM। अभी अपन कह रहे कि अगर ब्लॉक m1 पर नेट फोर्स की बात करें तो F1 होगा, और उसको हमने कहा m1 इंटू ACM, ये अपने को फोर्स मिला m1F अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1 होगा। अगर अपन सेकेंड ब्लॉक की बात करें उस पर F2 क्या होगा, F माइनस m2 इंटू ACM, यहाँ से अपने को F माइनस m2 F अपॉन m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फोर्स मिलेगा m1 F अपॉन m1 प्लस m2। अभी बेटा इस F1 के इफेक्ट में ये सपोज x1 डिस्टेंस मूव करता है ब्लॉक, और ब्लॉक m2 है वो x2 डिस्टेंस मूव करता है। तो अभी अपन स्टेप 3 में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। स्टेप 3
स्टेप 3 बेटा, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स F1 है प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2 है प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल। जीरो क्यों है? क्योंकि इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे और मैक्सिमम जब एक्सपांसन होगा तब भी रेस्ट में है। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला F1 इंटू बेटा x1 हो गया प्लस F2 इंटू x2 बेटा वर्क डन माइनस हाफ के, और स्प्रिंग का टोटल एक्सपांसन देखे तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो गया। F1 और F2 बेटा इक्वल है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। F1 इक्वल्स x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 कैंसिल आउट, मीन्स x1 प्लस x2 वही बेटा x मैक्सिमम होगा और वो हमें मिला 2 F1 बाई के बेटा, और 2 F1 2 बाई के। F1 की वैल्यू क्या है? F1 अपने पास है m1 f अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम एक्सपांसन इन द स्प्रिंग है, तो मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम एक्सपांसन इन द स्प्रिंग। सेम स्टेप फॉलो करने जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने किए थे, सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, पहले अपन इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे बेटा। ACM इक्वल्स टू नेट फोर्स बेटा F2 माइनस F1 अपॉन बेटा टोटल मास M1 प्लस M2। स्टेप 2 में हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे और फिर दोनों ब्लॉक की स्टडी करते हैं, उस पर सूडो फोर्स लगाएंगे बेटा। तो ये अपने पास मास M1 है, ये ब्लॉक ऑफ मास M2 है, इस पे बेटा फोर्स F2 लग रहा था, इस पे फोर्स F1 है और ये फ्रेम ACM से जा रही है। और जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर बैठेंगे तो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल हो गया, तो सूडो फोर्स लग गया, सूडो फोर्स मोशन के अपोजिट। तो M1 इंटू ACM, ये सूडो फोर्स इधर लगा, इस पर बेटा M2 इंटू ACM इधर सूडो फोर्स लगा। अगर हम F1 डैश की बात करें, फर्स्ट पार्टिकल पर नेट फोर्स, वो होगा F1 प्लस M1 ACM। ये अपने को मिला F1 प्लस M1 ACM की वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। मीन्स यहाँ से अपने को मिला M1 M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 के इक्वल होगा। सेम अगर हम F2 डैश की बात करें तो F2 डैश क्या होगा? F2 माइनस M2 इंटू ACM। तो ये हमें मिला F2 माइनस M2, ACM की वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी बेटा सेम M1 डैश के इक्वल होगा, M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। ये F1 डैश F2 डैश का दोनों इक्वल है। फिर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस स्टेप 3 इक्वल्स टू बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल रेस्ट में, फाइनल भी रेस्ट में है। तो वर्क डन बाय F1 हो गया F1 डैश प्लस वर्क डन बाय F2 डैश प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय F1 डैश प्लस F2 डैश प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। F1 डैश के कारण वर्क डन होगा F1 इंटू x1। ये सपोज बेटा x1 डिस्टेंस से मूव किया, ये इधर बेटा x2 डिस्टेंस से मूव करेगा,
टोटल एक्सपांसन x1 प्लस x2 होगा। तो इसको f2 डैश इंटू x2 माइनस हाफ के x1 प्लस x2 और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मीन्स x मैक्सिमम जो है वो बेसिकली x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला, सॉरी, तो इसको बेटा f1 डैश हमने कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 हो गया, क्योंकि f1 डैश f2 डैश इक्वल है, ये अपने पास हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 कैंसिल आउट, मीन्स x1 प्लस x2 जो x मैक्सिमम के इक्वल है उसकी वैल्यू बेटा 2 f1 डैश अपन k के इक्वल होगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2 बाई के m2 f1 प्लस f1 m2 सॉरी f2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। ये बेटा x मैक्सिमम है। तो बेटा डिफाइन कर दे, तो हम कहेंगे collision is an isolated event in which two or more than two particles acts a strong force on each other for very small time interval due to the force their momentum and kinetic energy will change। तो अपन कह रहे कि जब कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को, अपन कह रहे कि फोर्स लगा रहे स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, इस इंसिडेंट को अपन क्या कहेंगे, कॉलिजन कहेंगे। अभी अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग कॉलिजन it may not necessary to come in contact। अपन कह रहे कि कॉलिजन के केस में या ड्यूरिंग कॉलिजन जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए। जैसे दो सिमिलर चार्ज है का, वो अगर एक दूसरे की वेलोसिटी से, मतलब किसी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा। तो कांटेक्ट में आए बिना उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो इसको भी अपन एक पार्ट ऑफ कॉलिजन कहेंगे। तो यहाँ पे ड्यूरिंग कॉलिजन इट में नॉट नेसेसरी टू कम इन कांटेक्ट। अभी अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिजन अपन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिजन, इसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर कॉलिजन है वो दो टाइप की होती हैं।
एक इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा अपन कहेंगे इनएलास्टिक कॉलिजन। फर्स्ट कॉलिजन अपन कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन, सेकेंड अपन कहेंगे इनएलास्टिक कॉलिजन। इनएलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन किसे कहेंगे, मतलब अपन कह रहे कि ड्यूरिंग कॉलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे। ड्यूरिंग कॉलिजन बता रहे क्लिक काइनेटिक इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। जब हम इनएलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तो वहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी does not conserve, does not conserve मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू इनिशियल। और इन जनरल हम कहेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब इसमें एनर्जी लॉस होगा। इनएलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस होता है। अगर अपन कह रहे कि ड्यूरिंग कॉलिजन पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का, तो उसको अपन हेड ऑन और वन डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे। ड्यूरिंग कॉलिजन if the colliding particle moves along a straight line before and after the collision, before and after the collision. During collision, if the colliding particle moves along a straight line before and after the collision, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे उसको हेड ऑन कॉलिजन कहेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल ऑफ मास m1 है, ये बेटा u1 से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल ऑफ मास m2 है, ये u2 से जा रहा है। दोनों के बीच में बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, और आफ्टर कॉलिजन अपन कह रहे फर्स्ट पार्टिकल v1 से जा रहा है और सेकेंड पार्टिकल v2 से जा रहा है बेटा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन और ये आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे तो उसको हेड ऑन या वन डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे। सेकेंड जो कॉलिजन है उसको अपन कहेंगे ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन और टू डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे, टू डायमेंशन कॉलिजन। इस टाइप की कॉलिजन में पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन टू डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करते, तो उसको अपन ऑब्लिक या टू डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे। ड्यूरिंग कॉलिजन या हम कह सकते हैं कि आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन
particle move particle move in two different directions to different direction is called oblique या टू डायमेंशन collision oblique collision या टू डायमेंशन collision जैसे अपन कह रहे कि ये पार्टिकल है ये बेटा u1 से जा रहा है ये मास m1 है अनदर पार्टिकल अपन कह रहे कि ऐसे है वो u2 से जा रहा है मास m2 है और आफ्टर कॉलिजन हम कह रहे हैं एक पार्टिकल इधर जा रहा है किसी एंगल θ1 पर और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है किसी एंगल θ2 पर तो इस टाइप की कॉलिजन को अपन ऑब्लिक या ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो पार्टिकल हैं एक पार्टिकल ऑफ मास m1 है u1 से मोशन कर रहा है अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 है ये भी u2 से मोशन कर रहा है u1 ग्रेटर देन बेटा u2 है दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ये बेटा अपन कह रहे कि कॉलिजन हो रहा है और आफ्टर कॉलिजन हम कह रहे m1 है वो v1 से जा रहा है और m2 जो पार्टिकल है वो v2 से जा रहा है ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन है बेटा बिफोर कॉलिजन ये आफ्टर कॉलिजन यहाँ पे अपन कह रहे कि v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो इसमें बेटा अपन कहेंगे जब भी कॉलिजन है किसी भी टाइप की कॉलिजन है हम कहेंगे मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन Pi इक्वल्स टू Pf क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं Pi को हम लिखेंगे m1u1 प्लस बेटा m2u2 इक्वल्स टू अपन कहेंगे m1v1 प्लस अपन करेंगे m2v2 इसमें 1 टर्म को एक तरफ तो m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 ये इक्वेशन 1 हो गया दूसरा अपन कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के इक्वल होगा मीन्स यहाँ से अपने को मिला m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ये इक्वेशन 2 है दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं तो अभी अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ से डायरेक्टली अपन रिजल्ट याद रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तक इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम v1 की बात करें तो वो होगा m1 माइनस m2 इसको वेक्टर फॉर्म में अपन याद रखेंगे इंटू u1 वेक्टर प्लस अपन करें कि 2m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा ये फर्स्ट फॉर्मूला है v1 वेक्टर इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 वेक्टर प्लस 2m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 होगा अगर हम v2 वेक्टर की बात करें तो वो होगा m2 माइनस m1 इंटू बटा u2 वेक्टर प्लस 2m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल ये v2 वेक्टर v1 वेक्टर और ये बेटा v2 वेक्टर आफ्टर कॉलिजन ये इनकी वेलोसिटी होगी ग्रेटर देन m2 है तो हम
m2 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो जहां जहां पर m2 है उसको जीरो रख दिया, ये जीरो ये जीरो, तो v1 अपने को क्या मिला, u1 के इक्वल होगा। जो फर्स्ट टर्क है उस टर्क की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, v1 इक्वल टू u1 होगा। दूसरा सेकंड क्या है, साइक्लिस्ट है, तो v2 अगर फाइंड करें तो यहाँ पर m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल हो। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं हमें किसको जीरो रखना है, तो यहाँ पे अपन m2 को जीरो रखेंगे तो m2 जीरो, ये उठा m2 जीरो, तो v2 इक्वल टू हमें मिलता है 2u1 माइनस u2 वेक्टर के इक्वल हो। v2 इक्वल टू 2u1 माइनस u2 के इक्वल होगा। विथ डायरेक्शन विथ वेक्टर बेटा अपन इसको याद रखेंगे। फिर अपन बात करते हैं केस टू। केस टू में बेटा उल्टा है कि एक ट्रक जा रही है और एक साइकिल वाला पीछे से कोलाइड कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है। तो उस केस में बेटा अपन कह रहे हैं v1 का अपने पास फॉर्मूला था m1 माइनस m2 इंटू अपन कह रहे कि u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे बेटा हम m1 को नेग्लिजिबल रखेंगे, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, तो v1 वेक्टर अपने को मिला 2u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर के इक्वल हो। v1 वेक्टर इक्वल्स टू 2u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर के इक्वल हो। अगर अपन बात करें v2 वेक्टर तो वो अपने पास है m2 माइनस m1 इंटू बेटा u2 वेक्टर प्लस 2 m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। मतलब हम कहेंगे जो ट्रक आगे चल रहा था उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि m1 को जीरो रख दो, m1 जीरो, तो v2 सिंपल अपने को u2 वेक्टर के इक्वल मिला। फिर अपन केस 3 की बात कर रहे हैं। केस 3 में हम कह रहे हैं कि इफ m1 इक्वल्स टू m2 है, दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है, उस केस में बेटा अपन कह रहे हैं कि v1 जो है वो u2 वेक्टर के इक्वल मिलेगा और v2 जो है वो u1 वेक्टर के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स जब दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है उस केस में वेलोसिटी विल इंटरचेंज, वेलोसिटी विल इंटरचेंज। अगर मास इक्वल है तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। यस, अभी एक नोट करके बेटा अपन लिखेंगे। अगर अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है, मास m1 है, u वेलोसिटी से एक दूसरा पार्टिकल मास m2 है जो रेस्ट में है उसको कोलाइड कर रहा है, ये बेटा अपन कह रहे कि दोनों में कॉलिजन हो रहा है और आफ्टर कॉलिजन m1 जो है वो v1 से जा रहा है और m2 है वो v2 से जा रहा है। तो अगर अपने को पूछा जाए कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल कितनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा वो अपने को फाइंड करना। तो फ्रैक्शन ऑफ उसको अपन कहेंगे कि सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन उठा के i1 फर्स्ट की इनिशियल एनर्जी
तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ m2 v2 का स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u स्क्वायर के इक्वल। अभी बेटा v2 फाइंड कर लेते हैं। तो v2 अपने पास क्या होगा, m2 माइनस m1 इंटू बेटा u2 क्या है 0 प्लस 2 m1 u अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमें मिला 2 m1 u अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अपन देखें, ये हमें मिला m2, यहाँ पे 2 m1 u अपॉन m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर हो गया अपॉन m1 u का स्क्वायर हो गया। इस यहाँ से बेटा अपने को मिला 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो गया। ये अपन कह रहे फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन। तो ये जैसे दोनों पार्टिकल बेटा कॉलिजन कर रहा है और उसके बाद में जो फर्स्ट 1 kg है उसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, सेकेंड 2 kg है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो हमें v1 और v2 फाइंड करना है। फाइंड करो बेटा, आंसर क्या होगा, इस यहाँ से m2 की वैल्यू बेटा 2 माइनस 1 इंटू 3 हो गया प्लस 2 m1 की वैल्यू 1 इंटू 5 हो गया अपॉन 1 प्लस 2 हो गया। इससे अपने पास 3 हो गया 10 हो गया अपॉन 3 हो गया, कितना मिला 13/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे बेटा इसको सॉल्व करना है। इलास्टिक कॉलिजन कर रहे हैं और हमें कहा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन फाइंड करना है। आफ्टर कॉलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। v1 अपने पास होगा m1 2 माइनस m2 3 इंटू u1 10 प्लस 2 m1 सॉरी m2 कितना है 3। पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि मिस्टेक ना हो। v1 वेक्टर इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस 2 m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। m1 अपने पास 2 है माइनस 3 u1 10 है प्लस 2 m2 की वैल्यू 3 है और ये माइनस 5 अपॉन m1 2 प्लस 3 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला माइनस 10 और माइनस 30 अपॉन 5 हो गया। इस माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा फर्स्ट आंसर। सेकेंड अपन कहेंगे v2 वेक्टर m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस बेटा 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू कितना है तो m2 3 है m1 2 है u2 माइनस 5 है प्लस 2 m1 2 है और ये प्लस 10 है और 2 प्लस 5 3 5 होगा। इस यहाँ से अपने को मिला माइनस 5 प्लस 40 अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन कैसी हो रही है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ए बी और सी ये तीनों रेस्ट में होंगे और जो डी है वो बेटा अपन करेंगे यू वेलोसिटी से मोशन करेगा।
वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो डी जो है वो अपन करेंगे यू वेलोसिटी से मोशन करेगा, ये आफ्टर कॉलिजन कंडीशन। अगर अपन कह रहे जैसे ए और बी दो बॉल है, इक्वल वेलोसिटी यू से कोलाइड कर दी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, सी डी ई, ये बिफोर कॉलिजन। अभी हमें आफ्टर कॉलिजन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम कहेंगे ए बी सी, ये तीनों रेस्ट में आ जाएगी और डी और ई वो बेटा सेम वेलोसिटी यू से मोशन करेगी। ए बी सी रेस्ट में और डी और ई कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन कुछ इस टाइप से बेटा अपन करें, दोनों पार्टिकल मोशन करेंगे। क्या? तो इसको बेटा सिंपल ई से अपन डिनोट करते हैं और वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी बेटा सेपरेशन और अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा? जैसे अपन कह रहे मास m1 है, u1 से जा रहा है और दूसरा मास m2 है वो u2 से जा रहा है, u1 ग्रेटर देन u2। दोनों में बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है और आफ्टर कॉलिजन अपन कह रहे हैं कि मास m1 है वो v1 से जा रहा है, मास m2 है वो अपन कह रहे कि v2 से जा रहा है और यहाँ पे अपन कहेंगे कि v2 ग्रेटर देन v1। तो E की वैल्यू बेटा डिफाइन करेंगे, सेपरेशन किस वेलोसिटी से होगा? v2 माइनस v1 और अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा? u1 माइनस u2, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना। ये बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है E की वैल्यू वो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर अपन कह रहे इफ E इक्वल टू 1 है तो हम उसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होता है। इफ E ग्रेटर देन 0 और लेस देन बेटा अपन कह रहे कि 1 है तो उसको अपन कहेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन 0 से 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक कॉलिजन है। इफ E इक्वल्स टू 0 है तो हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अभी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके अपन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ द बॉडी या नेचर ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन coefficient of restitution does not depend on the velocity of separation and velocity of approach। velocity of separation and velocity of approach पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी या कोलाइडिंग पार्टिकल्स। कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो हैं उनके नेचर पर अपन कह रहे कि डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर अपन यहाँ पे बात करें फॉर इंफॉर्मेशन, केवल याद रखना फॉर इंफॉर्मेशन, कभी कभार आपको नाम सुनने में मिलेगा कि सुपर एलास्टिक कॉलिजन, मतलब अपन कह रहे हैं कि E ग्रेटर देन 1 फॉर सुपर एलास्टिक कॉलिजन। अगर E की वैल्यू, ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन कह रहे कि इसको अगर अपने को पूछा जाए E की वैल्यू क्या होता है तो हम 0 to 1 के बीच में ही लेंगे, E ग्रेटर देन 1 नहीं लिखेंगे। ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए, कभी कभार आपको कोई रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा कि सुपर एलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है, तो सुपर एलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और सुपर एलास्टिक कॉलिजन में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे जंपिंग बॉल होता है, हम किसी एक हाइट से गिराएंगे तो वो वापस जंप करके उससे भी ज़्यादा हाइट तक जाएगी। इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि वो वेलोसिटी को गेन कर रहा है, एनर्जी को गेन करता है। फोर्थ पॉइंट, ये अपन कह रहे हैं कि फोर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ते हैं। एडवांस के लिए कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है वो होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। एडवांस में इस टाइप का कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं अपन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ई जो है वो जे आर अपॉन जे डी के इक्वल होगा। जे आर यहाँ पर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है और जे डी इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो क्या होता है, कॉलिजन के केस में पहले डिफॉर्म होगी, तो डिफॉर्म होके फिर वापस वो क्या होगी, रिफॉर्म होगी। तो जो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का जो इम्पल्स का रेशियो है उसको अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिफॉर्म होगा, फर्दर वो कितना रिफॉर्म हो रहा है, वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा था वैसे इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ेंगे कि जैसे मास m1 है, u1 से मोशन कर रहा है, ये m2 है, u2 से मोशन कर रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि दोनों इस टाइप से कोलाइड किए हैं। आफ्टर कॉलिजन जो m1 है वो v1 से जा रहा है और जो m2 है वो v2 से जा रहा है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये बिफोर कॉलिजन कंडीशन है, बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि एक हमने कहा था कि किसी भी टाइप की कॉलिजन है मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, पी आई इक्वल्स टू पी एफ का। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस बेटा अपन करें कि m2v2 में से यहाँ से अपने को मिला m1u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2v2 माइनस u2। ये अपन करें कि इक्वेशन 1। अभी अपन करें कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितना होगा, सॉरी इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती है ना, काइनेटिक एनर्जी अपन कह रहे कि कंजर्व नहीं रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह जाएगी तो दूसरी इक्वेशन कौन सा अपन यूज करेंगे, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो क्या होगा,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस यहाँ से अपने को मिला EU1 माइनस EU2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। मीन्स EU1 प्लस V1 इक्वल्स टू EU2 प्लस V2। ये बेटा इक्वेशन 2 हो गया। अभी दो इक्वेशन दो अननोन, इसको सॉल्व करके अपन V1 और V2 को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 1 एंड 2 से अपने को मिलता है V1 वेक्टर इक्वल्स टू M1 E इंटू M2 U1 वेक्टर प्लस 1 प्लस E M1 U1 वेक्टर सॉरी M2 U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये एक फॉर्मूला हो गया बेटा, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखेंगे। दूसरा अपन कह रहे कि सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन वो होगा M2 माइनस E M1 इंटू बेटा U2 वेक्टर प्लस 1 प्लस E M1 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी V2 वेक्टर। both particles stick to each other and move together and move with same speed बेटा। दोनों पार्टिकल स्टिक हो जाएंगे और सेम स्पीड से मूव करेंगे। अगर हम केस 2 की बात करें, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए E की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे 1। तो E जब इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे तो सेम फॉर्मूला अपने को मिलेगा V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू बेटा U1 वेक्टर प्लस 2 M2 U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 होगा। दूसरा अपन कह रहे कि V2 वेक्टर M2 माइनस M1 इंटू अपन कह रहे कि U2 वेक्टर प्लस 2 M1 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल हो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। V2 और U2 वो दोनों जीरो है क्योंकि ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है और ग्राउंड इनिशियली रेस्ट में है और फाइनली भी बेटा वो रेस्ट में है, तो U2 और V2 दोनों की वैल्यू जीरो है। तो E को अपन क्या लिखेंगे माइनस V1 अपॉन U1। अभी हम लिख सकते V1 है वो माइनस √2 GH1 के इक्वल होगा क्योंकि विथ साइन बेटा अपन पुट करेंगे, इसमें अपने को विथ साइन पुट करना है। और U1 है वो √2 GH है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अपवर्ड को नेगेटिव। तो यहाँ से बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो हमें मिला √H1/H। हमने H पता है, H1 पता है, दोनों की वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और सबसे इंटरेस्टिंग ये बेटा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्टॉप करता है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब देखो ये बॉल बेटा यहाँ पे आई
इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगा, u1 है, और u1 बटा √2gh के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे ये कॉलिजन किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, e u1 होगा, और वो बटा अपन कह रहे किसी हाइट तक जाएगा, जिस सपोज h1 हाइट तक गया तो वापस h1 हाइट से नीचे आएगा, जिस स्पीड से कोलाइड किया उसी स्पीड से वापस नीचे आएगा। कॉलिजन के तुरंत बाद वापस बेटा ऊपर की तरफ उसकी स्पीड क्या होगा, e स्क्वायर u1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले से। फिर अपन कह रहे कि h2 हाइट जाएगा, और इस टाइप से अपन कह रहे कि वापस e स्क्वायर u1 से कोलाइड करेगा। तो अभी देखो हाइट कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। h तो बेटा पता है इनिशियल हाइट, h1 अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे, थर्ड मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल e u1 उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2gh1 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला h1 इक्वल्स टू e स्क्वायर u1 स्क्वायर की वैल्यू बेटा 2gh अपॉन 2g। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन पार्टिकल e स्क्वायर h हाइट तक जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम सेकेंड कॉलिजन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल बेटा e स्क्वायर u1 है उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2g इंटू h2 हो गया। तो यहाँ से h2 की अपन बात करें वो होगा e स्क्वायर, u1 उसको हम लिख सकते हैं 2gh, मतलब e टू द पावर 4 अपॉन बेटा 2g। तो क्या मिला, e टू द पावर 4h के इक्वल मिलेगा। उसी टाइप से अगर हम h3 बेटा फाइंड करेंगे तो वो होगा e टू द पावर 6h। और अगर हम जनरलाइज बेटा इसको देखें h nth आफ्टर nth कॉलिजन, तो e टू द पावर 2nh के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि nth कॉलिजन के बाद में उसकी हाइट है। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इनिशियल डिस्टेंस h है, फिर 2h1 होगा, फिर 2h2 होगा, अप टू बेटा इंफिनिटी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पूछा जाए तो कितनी कॉलिजन करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन करेगा बेटा। तो h सेम एज इट इज, h1 को बेटा आपने लिखा e स्क्वायर h हो गया, h2 को आपने लिखा e टू द पावर 4h हो गया, h3 को अपन लिख सकते 2 e टू द पावर 6h, और अप टू so on। इसमें से h को कॉमन लिया, 1 प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर को कॉमन लिया, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब अप टू बेटा सो ऑन। अब यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी बन रही है बेटा, और उसका सम का फॉर्मूला हमें पता है कि एच हो गया 1 प्लस 2 ई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म बेटा 1 और उसका कॉमन रेशियो ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिला एच 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल d इक्वल्स टू h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो टोटल टाइम इस जर्नी में क्या होगा, नीचे आने का टाइम t, फिर t1 टाइम ऊपर जाने का, t1 टाइम नीचे आने का, सेम t2 टाइम ऊपर जाने का फिर नीचे आने का, तो 2t3 ये बेटा टाइम होगा। t को तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड मोशन इक्वल s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस अपन करें कि हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को t मिल गया अंडर रूट 2h बाई जी। अगर हम t1 की बात करें तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन v1 ये u प्लस ए टी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल e इंटू u1, ए की वैल्यू g इंटू t1। तो t1 अपने को मिलेगा e अंडर रूट 2h बाई जी के इक्वल होगा। सेम अगर हम t2 की बात करें तो 0 e स्क्वायर u1 माइनस जी इंटू टी2। तो t2 अपने को क्या मिलेगा, e स्क्वायर रूट 2h बाई जी के इक्वल। की वैल्यू बेटा अपन पुट करते हैं तो देखो क्या मिला, t की जगह बेटा हमने लिखा रूट 2h बाई जी, फिर 2 अंडर रूट 2h
सॉरी 2e, 2 ये e हो गया, अंडर रूट 2h/g प्लस 2e² अंडर रूट 2h/g प्लस 2e³ अंडर रूट 2h/g एंड बेटा सो ऑन। इसमें से √2h/g को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बेटा आपने मिला 1 प्लस 2e प्लस 2e² प्लस 2e³ एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2h/g, ये बेटा अपने पास 1 प्लस 2e कॉमन ले लिया, 1 प्लस e प्लस e² अप टू सो ऑन। इस यहाँ से हमें मिलेगा √2h/g 1 प्लस 2e 1/1 माइनस e है। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला √2h/g और उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e, एलसीएम लेंगे तो, और 1 माइनस e। ये अपन करेंगे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बेटा अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बेटा, h 1 प्लस e², 1 माइनस e²। टोटल टाइम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अंडर रूट 2h/g 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e बेटा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट gh/2 1 प्लस e², 1 माइनस e² को हम लिखेंगे 1 माइनस e इंटू 1 प्लस e, और उसको अपने लिखा 1 प्लस e 1 माइनस e, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 माइनस e से 1 माइनस e कैंसिल आउट। तो फाइनली अपने को आंसर मिला √gh/2 1 प्लस e² अपॉन 1 प्लस e का होल स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि एवरेज स्पीड। डन सर। एवरेज स्पीड के बाद में बेटा अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, ये तो लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h के बराबर बेटा, है ना, h अपॉन टोटल टाइम t हो गया। मीन्स इसको हम लिखेंगे h, t की वैल्यू बेटा √2h/g 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट gh/2 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e के इक्वल। ये बेटा इसका एवरेज वेलोसिटी होगा।